Hello guys, now we will discuss about the structure of atom. कि हमारे पास एटम कैसा था, उसकी शेप कैसी थी, क्या था उसके अंदर, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। कहाँ पर था, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जे थॉमसन ने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास ई गोल्डस्टाइन ने बताया कि प्रोटॉन है, पर वो कहाँ है, कहाँ पर इसके एटम के अंदर है, कैसा दिखता है एटम। तो वो हमारे पास अलग अलग साइंटिस्ट की थ्योरीज हैं कि उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया, क्योंकि एटम तो इतना छोटा है आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए साइंटिस्ट ने अपनी अपनी एजम्पशंस दी, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया उस बेस पर एजम्पशन। तो सबसे पहले हमारे पास साइंटिस्ट आए जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी की थी, जिन्होंने कैथोड रेज की डिस्कवरी की थी। उन्होंने सबसे पहले बेसिक मॉडल दिया हमें एटम का। क्या मॉडल, उन्होंने कैसा बताया कि एटम कैसा होता है। सबसे पहले उन्होंने कंपैरिजन किया किसी चीज़ के साथ, और वो क्या चीज़ थी, वाटरमेलन। ये वाटरमेलन, उसने कहा कि जो एटम है वो कुछ ऐसा है जैसे वाटरमेलन, कुछ ऐसा है जैसे आप घर में पुडिंग बनाते हो, कोई उसमें किशमिश लगा देते हो, ड्राई फ्रूट लगा देते हो, कुछ ऐसा दिखता है एटम। बट उसने कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं दिया, उसने अजम्पशंस लगाए। उसने कहा जैसे कि एक वाटरमेलन स्फेरिकल शेप का होता है, एटम भी स्फेरिकल शेप का होता है। उसने कहा जो एटम के वाटरमेलन के अंदर रेड पोर्शन होता है, जो एडिबल पोर्शन है, जो आप खाते हो, वो प्रोटॉन है। मतलब जो हमारे पास सेम उसने यही कहा कि जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, और जो रेड पोर्शन है वो प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब जो एटम है स्फेरिकल इन शेप है और पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। फिर उसने कहा जो इसके अंदर ये ब्लैक सीड्स हैं जो एम्बेडेड हैं लाइक अ इलेक्ट्रॉन, तो उसने कहा एटम में भी ऐसा ही होता है, जैसे इसके अंदर सीड्स होते हैं ऐसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। फिर उसने यही कहा, देखो यहाँ पर उसने क्या प्रपोज किया कि एटम में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेडेड है, ठीक है। फिर उसने सेकेंड हमें ऑब्जर्वेशन क्या दी कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इक्वल हैं, और इसीलिए एटम कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये उसने हमें क्लियर किया। बट हमारे पास क्या एक्चुअल में ऐसा होता है कि जितना रेड पोर्शन है क्या उतने ही सीड्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस साइंटिस्ट की थ्योरी से कुछ बेसिक मॉडल तो मिला कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एटम स्फेरिकल इन शेप है, एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, ये तो कुछ आइडिया मिल गया। बट प्रॉपर आइडिया हमें अभी नहीं मिला कि कितने होते हैं, एक्चुअल में हैं कितने, ठीक है। तो वो क्लियर नहीं हो पाया। तो फिर इसीलिए कुछ साइंटिस्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं। कुछ लिमिटेशंस क्या हैं कि हमारे पास डिडंट टेल अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, कितने हैं इलेक्ट्रॉन। सीड्स हैं वो कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी, ठीक है ना। तो वो कितने हैं वो एग्जैक्ट इसने कोई नंबर हमें क्लियर नहीं किया। सेकंड, जो अदर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, इस साइंटिस्ट के बाद रदरफोर्ड आए हमारे पास, बोहर आए, उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए, अगर इस साइंटिस्ट की थ्योरी बिल्कुल सही थी तो जो उन एक्सपेरिमेंट किए अदर साइंटिस्ट ने, उनको भी ये सेटिस्फाई करना चाहिए था। बट ये साइंटिस्ट की जो थ्योरी थी, ये उन अदर साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए उनको ये स्पेसिफाई नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसीलिए हमारे पास अदर साइंटिस्ट को इस एटम की स्ट्रक्चर ऑफ एटम की डिस्कवरी के लिए वहाँ पर दौड़ लगानी पड़ी कि अब एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसके बाद हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए, वो कौन से साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड। आफ्टर द फेलियर ऑफ जे थॉमसन, कि जब जे थॉमसन साइंटिस्ट जो हमारे थे वो एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, देन वन मोर साइंटिस्ट ट्राई टू टेल द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हिज नेम वाज अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उस साइंटिस्ट का नाम था रदरफोर्ड, और उसने एक एक्सपेरिमेंट दिया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसका नाम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों था, क्योंकि इसने जो स्ट्रक्चर एटम का बताया उसमें उसने अल्फा पार्टिकल्स को यूज किया। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं, अल्फा पार्टिकल हमारे पास हैं हैवी पार्टिकल्स।
जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और कितना है +2। मास कितना है 4 टाइम्स द प्रोटॉन, प्रोटॉन से 4 टाइम्स है इनका मास। और ये क्या है, हीलियम के न्यूक्लियस हैं, क्योंकि हीलियम के आउटर शेल में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, वो दोनों ही हमने निकाल दिए, +2 चार्ज आ गया, तो क्या रह गया न्यूक्लियस। तो वो क्या है, न्यूक्लियस है किसका, हीलियम का, इसीलिए वो बहुत हैवी। अब उसने वो अल्फा पार्टिकल यूज करने की वजह से इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब हमारे अर्नल जो हमारे साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, उन्होंने किया क्या, उन्होंने एक फ्लोरेसेंट शीट रखी, स्क्रीन रखी, उन्होंने उसमें एक पतली सी गोल्ड की शीट ली और एक रेडियम का पीस लिया जिसमें से अल्फा रेज निकलती हैं और उसको लेड के अंदर रखा। ठीक है, तो उसमें से रेज जब निकली, अल्फा रेडिएशन पास निकली, तो वो क्या, उसने साइंटिस्ट ने फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर क्या ऑब्जर्व किया, वो क्या देखते हैं कि जब अल्फा रेज पास हो रही थी गोल्ड शीट के अंदर से, तो जो मैक्सिमम रेज थी वो तो बिल्कुल सीधी चली गई। कुछ रेज ऐसी थी जो डिफ्लेक्ट हो गई, देखो अपने रास्ते से भटक गई, और हमारे पास कुछ ऐसी थी, वह वेरी फ्यू, बहुत ही कम ऐसी थी जो टकराकर वापिस आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्या ऑब्जर्वेशन थी, मान लो हमारे पास इस गोल्ड फॉइल के अंदर जो एटम है वो कुछ ऐसे हैं। ठीक है, गोल्ड फॉइल के अंदर बहुत सारे एटम है, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, और ये हमारे पास रेडियम का पीस है, रेडिएशन निकल रही है, अल्फा पार्टिकल है। तो वो क्या कहते हैं, क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम रेज जो मैक्सिमम थी वो बिना मुड़े बिल्कुल सीधी चली गई। दैट वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रदरफोर्ड। द मैक्सिमम कितनी 99, मतलब मोर देन 99 से भी ज्यादा जो अल्फा रेज थी, पार्टिकल थी, वो बिना डेविएट हुए, बिना मुड़े बिल्कुल सीधे चले गए। फिर उसने सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या देखी, अ फ्यू, थोड़ी सी ऐसी थी हमारे पास जो डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, कुछ तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गए, बट डिफ्लेक्ट हुए, डेविएट हुए, अपने रास्ते से भटक गए। फिर उन्होंने क्या देखा, अ वेरी फ्यू, बहुत ही कम, और उन्होंने उसकी क्वांटिटी भी निकाली कि मान लो मैं 20,000 अगर अल्फा पार्टिकल यहाँ से रेडियम से पास आउट हो रहे हैं, तो उसमें से एक ऐसा था अल्फा पार्टिकल जो टर्न बैक, वापिस आ गया यहाँ से। तो इससे उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन निकाली, क्या कंक्लूजन निकाला यहाँ से, कि ऐसा क्यों हुआ कि एक पार्टिकल जो था वापिस आ गया, ऐसा क्यों हुआ कि कुछ रेज जो थी वो डेविएट हो गई, ऐसा क्यों हुआ कि मैक्सिमम जो थी बिल्कुल सीधी चली गई। इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, What was the conclusion of Rutherford model? ठीक है, उनका कंक्लूजन क्या था, वो कह रहे थे कि अगर रेस बिल्कुल बिना मुड़े सीधी चली जाती हैं, हैवी है, ठीक है, तो बिना मुड़े बिल्कुल सीधी चली गई, तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है जहां से रेस बिना मुड़े बिल्कुल सीधी चली गई। जैसे आप जाते हो रोड पर, और रोड पर अगर कोई व्हीकल नहीं है, भीड़ नहीं है, तो आप कैसे जाओगे, आप भी बिना मुड़े, बिना इधर उधर देखे बिल्कुल सीधे चले जाओगे, बिना डेविएट हुए। ठीक है, तो सेम उसने वही ऑब्जर्व किया रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने कि मैक्सिमम जो थी मेरे पास रेज अल्फा पार्टिकल की, वो बिना मुड़े सीधी चली गई। इट मींस एटम के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो मैक्सिमम स्पेस जो है वो एम्प्टी है। फिर उन्होंने क्या सेकंड ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा, अ फ्यू डिफ्लेक्टेड। अब ये डिफ्लेक्ट कैसे हुई होंगी, डेविएट कैसे हुई होंगी, इतनी हैवी पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, तो सेम चार्ज ने ही इनको डिफ्लेक्ट किया होगा। मतलब कोई ऐसी पॉजिटिव चार्ज वाली चीज है और वो बहुत छोटी है, क्योंकि मैक्सिमम तो बिना मुड़े सीधी चली गई, पर बहुत छोटी सी कोई सेंटर में चीज है जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज भी पॉजिटिव है, जिसने उनको थोड़ा सा अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट कर दिया, वो मोड़ दिया, डेविएट कर दिया। फिर उनकी थर्ड ऑब्जर्वेशन से हमने क्या पता लगाया उन साइंटिस्ट ने, कि एक वापस आ गई, एक मतलब बिल्कुल सेंटर में बहुत छोटी सी कोई चीज ऐसी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और उसने उन अल्फा पार्टिकल में से एक को वापस भेज दिया। और वो छोटी सी चीज क्या है,
कितनी छोटी है। जैसे आप एक बड़े से प्लेग्राउंड के बीच में एक छोटी सी अपनी क्रिकेट की बॉल रख देते हो, इतने बड़े ग्राउंड में क्रिकेट की बॉल उस ग्राउंड के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। तो इतना छोटा है एटम के बीच में कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसका नाम रखा गया न्यूक्लियस। तो डिस्कवरी हो गई, किसकी डिस्कवरी कर दी हमारे साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने? न्यूक्लियस की डिस्कवरी। ठीक है, तो फादर ऑफ न्यूक्लियस किसको कहा गया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी और उसके ऊपर क्या बता दिया कि उसके अंदर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और जो हमारे पास अब साइंटिस्ट ने बाकी जगह क्या बता दी कि वो एम्प्टी है, खाली है। और वहां पर हमारे पास उसने, जैसे हमारे दूसरे साइंटिस्ट जे जे थॉमसन ने तो कहा था कि पॉजिटिव चार्ज जो है बीच में फैला हुआ है, तो उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ सेंटर में है, न्यूक्लियस में है और बहुत छोटा सा है, और बाकी जो स्पेस है हमारा एटम का एम्प्टी है। नाउ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जिसने हमारे पास डिस्कवरी की न्यूक्लियस की, व्हाट वर द पोस्टुलेट ऑफ दैट एटम। उसके रदरफोर्ड ने क्या पोस्टुलेट बनाए, क्या कंक्लूजन निकाला अपने एक्सपेरिमेंट से, जो उसने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया गया। इतना कॉस्टली प्रोजेक्ट था जो उसका, उससे उसने स्ट्रक्चर निकाला, उसने क्या कंक्लूजन था, पोस्टुलेट क्या थे, उसने क्या बताया था कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, होलो है, बिना मुड़े बिल्कुल सीधी चली गई। सेकंड क्या कहा था? पॉजिटिव चार्ज वाली चीज है, बहुत हैवी है, बहुत छोटी है, तभी तो बहुत थोड़े पार्टिकल जो थे हमारे वो डिफ्लेक्ट हुए। फिर उसने क्या कहा, जो हमारे जे जे थॉमसन साइंटिस्ट ने कहा था, उसी थ्योरी को आगे फॉरवर्ड किया कि जो भी न्यूट्रल एटम है हमारे पास, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं। फिर हमारे पास इन साइंटिस्ट ने क्या बताया कि बहुत ही छोटा है साइज न्यूक्लियस का। जितना कितना छोटा है, जो मैंने अभी बताया आपको, एक ग्राउंड, बड़े से ग्राउंड के कंपैरिजन में एक छोटी सी क्रिकेट बॉल इतनी छोटी है, और इतना ऐसे ही हमारे एटम के अंदर न्यूक्लियस है, और जो बहुत ही छोटा है उसका साइज इस पूरे एटम के कंपैरिजन। ठीक है, दिस वाज द पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब हम रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला जो हमारे अभी तक बाकी साइंटिस्ट ने नहीं बताया था। ठीक है, बाकी साइंटिस्ट में कौन थे? जे जे थॉमसन थे, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि भी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी बताने वाली हूँ उन्होंने नहीं बताई। तो इन्होंने ही बताया वो कि हमारे पास क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। और उनको वो आइडिया कहाँ से मिला? उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन है वो सोलर सिस्टम, जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के राउंड, इलेक्ट्रॉन भी कुछ ऐसे ही न्यूक्लियस के राउंड रिवॉल्व करते हैं। इसीलिए इनके हमारे सिस्टम में इन्होंने सोलर सिस्टम से आइडिया लिया। तो क्या इनका ये आइडिया सही था? कैसे रिवॉल्व करते हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा है? नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, तो दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक फोर्स होता है जिसकी वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट फोर्स नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हमारे पास अगर दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो न्यूक्लियस जो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है शुड फॉल ऑन द प्रोटॉन, इनके ऊपर आ जाना चाहिए क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर फिर ये साइंटिस्ट ने कैसे कह दिया कि ये रिवॉल्व कर रहे हैं, ये तो गिर जाने चाहिए इसके ऊपर। तो हमारे इस साइंटिस्ट ने सोलर सिस्टम से आइडिया जो लिया, सोलर सिस्टम में भी क्या होता है, सेंटर में जैसे सन होता है, प्लैनेट उसके राउंड रिवॉल्व करते हैं, एक फोर्स लगता है सेंटर से, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से वो सब प्लैनेट्स हैं वो सन के राउंड घूमते हैं। और वो फोर्स उन्होंने किसके लिए यूज किया? सर्कुलर पाथ में मूव करने के। तो सेम ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन ने भी जो सेंटर से फोर्स लगा न्यूक्लियस के, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो फोर्स और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह यूज किया। और उस फोर्स का क्या यूज किया? सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए।
ठीक है। और एवरी टाइम जो सर्कुलर पाथ में मूव करती है कोई बॉडी, तो वो एक्सेलरेटेड होती है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, बट स्पीड सेम रहती है। स्पीड रिमेन सेम बट वेलोसिटी चेंज, सो इट इज नोन एज इन द एक्सेलरेटेड मोशन। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, वो एक्सेलरेटेड होते हैं, वेलोसिटी को चेंज करते हैं, डायरेक्शन को चेंज करते हैं, बट स्पीड रिमेन कांस्टेंट। स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। सेंटर से फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका वो यूज करते हैं एक सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। ठीक है। अब हमारे पास इतना करने के बाद भी कुछ साइंटिस्ट में बहुत अच्छा मॉडल था, फिर भी कमियां रह गई थी, कुछ ड्रॉबैक थी इसकी भी। क्या ड्रॉबैक थी इस साइंटिस्ट की, इस मॉडल की, कि ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सबसे पहली ड्रॉबैक थी, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। क्यों नहीं बता पाया स्टेबिलिटी? इतना तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, फिर स्टेबिलिटी क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि जो हमारे मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अपनी थ्योरी दी हुई थी, उन्होंने कहा बताया था कि अगर कोई भी एक्सेलरेटिंग मोशन है, कोई भी एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है, वो रेडिएशन लूज करता है, एनर्जी लूज करता है। तो अगर हमारे पास ये भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, तो इसको भी एनर्जी लूज करनी चाहिए, इसको भी रेडिएशन एमिट करनी चाहिए। अगर ये रेडिएशन एमिट करेगा, एनर्जी लूज करेगा, तो एक दिन क्या होगा? अगर ये अपनी एनर्जी ऐसे ही लूज करता चला जाएगा, एक दिन क्या होगा? ये जाकर न्यूक्लियस पे गिरेगा और एटम विल बी फिनिश, एटम खत्म हो जाएगा। बट दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। हमारे घर में रखी हुई चीज कोई भी है तो क्या वो अपने आप खत्म हो जाती है? नो। बट हमारे इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग यही था कि एटम विल बी फिनिश्ड, एटम फिनिश हो जाएगा। तो इसीलिए उसकी ये थ्योरी बन गई कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। सेकंड इसकी ड्रॉबैक क्या थी? ही कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। लाइन स्पेक्ट्रम मतलब जो विबग्योर, जो आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि हम जब किसी भी प्रिज्म में से लाइट पास करते हैं, सनलाइट पास करते हैं, तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। तो यहाँ पर इसने कुछ ऐसा उसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया कि एटम में से जब मैं रेडिएशन पास करूंगी तो वहाँ से कुछ विबग्योर बनेगा, कुछ ऐसा इस साइंटिस्ट ने इसमें एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है। दिस इज आल्सो द ड्रॉबैक of Rutherford model. Third, he didn't tell about the exact position of electron. मतलब इसने कोई जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ये तो हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो किसी के पास तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में, तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे रहते हैं या दूर दूर है या कुछ गैप है या नहीं है, कैसे है? तो इस साइंटिस्ट ने कुछ भी नहीं एक्सप्लेन किया, तो इसीलिए ये साइंटिस्ट हमारा हो गया फेल। तो इस साइंटिस्ट की थ्योरी को सही करने के लिए जो इसकी डिसएडवांटेजेस थी, जो इसकी डीमेरिट्स थी, उनको ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक थर्ड साइंटिस्ट आया जिसका नाम था नील बोहर। नील बोहर साइंटिस्ट ने ये स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन की। नील बोहर साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर पोजीशन भी बताई कि एटम में ये इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, कैसे होंगे, कैसे मूव करेंगे, सारा उस साइंटिस्ट ने उस अपने स्ट्रक्चर में, अपने मॉडल में एक्सप्लेन किया। आफ्टर द फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, our new scientist came, the Danish physics scientist Bohr came in 1913 and he gave the new model, Bohr model. Our new scientist Neil Bohr. तो इन्होंने क्या बताया? हमारी जो रदरफोर्ड की कमियां थी कि एटम इज नॉट स्टेबल, बट इन्होंने क्या कहा? एटम जो है वो स्टेबल है। कैसे स्टेबल है? इन्होंने कहा ठीक है, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, एक्सेलरेटिंग है। बिल्कुल सही बात है कि वो एक्सेलरेटिंग है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। बट हमारे नील बोहर साइंटिस्ट ने कहा जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। उसने जो ना एनर्जी को वो लूज करते हैं ना वो एनर्जी को गेन करते हैं, क्योंकि उनके जिस ऑर्बिट में वो मूव करते हैं उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। ठीक है, उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। तो उन्होंने कहा कि उन डिस्क्रीट हैं, अलग अलग हैं, किस बेस पर अलग हैं?
तो उसने कहा उन ऑर्बिट का जो है रेडियस अलग है, उन ऑर्बिट की एनर्जी अलग है, तो उस बेस पर वो ऑर्बिट डिफरेंट है। जो सबसे ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के अराउंड है, जिसको ग्राउंड स्टेट में कहते हैं, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। हमारे साइंटिस्ट किसने कहा था? नील बोहर ने कहा था। ठीक है, तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे एनर्जी को लूज और गेन नहीं करते, वो अपनी शेल को लीव नहीं करते। अगर वो अपने शेल को लीव कर देंगे तो एटम स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसने कहा कि हमारे पास जो ऑर्बिट्स हैं उन ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, और उन ऑर्बिट का उसने एक नाम रखा कि जो न्यूक्लियस के पास है तो वो 1, जो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है 2, न्यूक्लियस से और दूर है 3, और उनका एक नाम भी रख दिया उसने कि जो न्यूक्लियस के पास वाला शेल है जिसकी एनर्जी बहुत कम है की शेल, सेकेंड जो शेल है उसको L कह दिया, थर्ड शेल को उसने M कह दिया, और नेक्स्ट फोर्थ शेल को उसने N, फिर नेक्स्ट O, P, Q, R। On the basis of energy he gave their name। ठीक है, इन ऑर्बिट्स को हम शेल्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी फिक्स है, तो इसीलिए इनको हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स। अब जैसे आपके पास आप क्लास में जाते हो, आपकी क्लास में जब आप स्कूल में आपकी प्रेयर होती है, प्रेयर में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर लाइन्स बनाई जाती हैं। ठीक है, लाइन्स में क्या होता है कि आपके पास ये 6th की लाइन है, ये 7th की लाइन है, ये 8th की लाइन है। तो सेम ऐसे ही हमारे पास एक एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, और हर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन फिक्स है। जैसे 6th की लाइन में 7th के बच्चे नहीं आते, या 2 लाइन्स हैं, 2 लाइनों के बीच में बच्चा नहीं हम खड़ा करते, सेम ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एनर्जी शेल्स में होते हैं, यहाँ पर बीच में नहीं एग्जिस्ट होते, यहाँ पर नहीं होते, वो अपने ही फिक्स एनर्जी लेवल पर अपने अपने शेल के ऊपर ही होते हैं, और वहीं पर वो रिवॉल्व करते हैं, और वो एनर्जी ना लूज करते हैं ना गेन करते हैं, एक्सेलरेटिंग होते हैं, और लगातार वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। और हर शेल में एनर्जी फिक्स होने की वजह से तो उनको वो एनर्जी ना लूज करते हैं ना गेन करते हैं, और एटम फिनिश नहीं होता, एटम स्टेबल रहता है। बट अब आप सोचो कि क्या एटम में कभी भी ऐसा, अब लाइन स्पेक्ट्रा को इसने कैसे एक्सप्लेन किया, हमारे लाइन स्पेक्ट्रा को कैसे एक्सप्लेन किया, या हमारे जो ये इलेक्ट्रॉन है अगर मैं इसको एनर्जी दे दूं तब क्या होगा, मैं इसको एनर्जी दे दूं तब क्या होगा, या इसमें से एनर्जी लूज कर लूं तब क्या होगा। तो साइंटिस्ट कहता है कि अगर मैंने एनर्जी दे दी, मान लो इन इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जी दे देती हूँ, मान लो इस इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी दे दी, तो एनर्जी देने से क्या होगा, क्या करेगा, ये अपने शेल को लीव करके ऊपर वाले शेल में चला जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी इससे थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, पर वहां पर जाने के बाद ये अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल होगा तो फिर दोबारा एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा फिर दोबारा अपनी शेल में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एटम को तो स्टेबल होना है। ठीक है, अगर ये पेन है तो पेन तो रहना है, ये थोड़ा ना कि पेन अपने आप खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसने कहा कि अपने जब एक एटम इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर देता है या एनर्जी गेन कर लेता है तो एटम एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, तो अनस्टेबल बन जाता है। तो फिर वो वापस क्या करता है, अगर उसने लूज की तो वो गेन कर लेगा एनर्जी, और अगर गेन की है तो एनर्जी अपने ऑटोमेटिकली लूज करेगा और वापस अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी किस साइंटिस्ट ने बताया था, हमारे साइंटिस्ट नील बोहर इन 1913। इस साइंटिस्ट ने पूरा क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसने पूरा क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं, एटम स्टेबल है या नहीं है। हमारे इस साइंटिस्ट ने जो स्ट्रक्चर था एटम का वो क्लियर कट कर दिया, हमारे माइंड में बिल्कुल सेट कर दिया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, वो सारा इस साइंटिस्ट ने क्लियर कर दिया। थैंक यू स्टूडेंट।